नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। बात आज उस सियासी चक्रव्यूह की जो गांधी मैदान से तैयार हो रहा है। स्थिति देख लीजिए, एक तरफ पटना, दूसरी तरफ दिल्ली, एक तरफ नीतीश कुमार, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी निशाने पर। लेकिन मसला ये नहीं, जम्मू कश्मीर से भी आ रहे हैं, केरल से भी आ रहे हैं, मुंबई से भी आ रहे हैं, मणिपुर से भी आ रहे हैं, और इन सब के साथ ही अलग अलग जगहों में कोलकाता भी है, लखनऊ भी है, तरुण गोगोई असम से आ रहे हैं, वीरभद्र सिंह शिमला से आ रहे हैं, सिद्धारमैया बेंगलोर से आ रहे हैं, स्टालिन चेन्नई से आ रहे हैं, नवाब टूमी असम से आ रहे हैं, वघेला गुजरात से आ रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा से, जोगी छत्तीसगढ़ से, सबसे नजदीक केजरीवाल दिल्ली से, तो इन सब के बीच झारखंड से भी सोरेन पहुंच रहे हैं। चारों तरफ से स्थिति घिर रही है, लेकिन इतना भर नहीं बल्कि नेताओं की फहरिस्त और लंबी है। इस फहरिस्त में शरद पवार, शीला दीक्षित, प्रफुल्ल पटेल, बाबूलाल मरांडी, सीताराम येचुरी, उमर अब्दुल्ला, अजीत सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, डी राजा, अभय चौटाला, राज बब्बर। फहरिस्त बढ़ाते चले जाइए, लंबी करते चले जाइए। स्थिति इस नजर में आएगी कि पहली बार लग ऐसा रहा है कि एक ऐसा चक्रव्यूह बनाने की दिशा में पटना का गांधी मैदान तैयार हो रहा है, जिससे क्या वाकई दिल्ली डर जाएगी, या दिल्ली को इस बात का महसूस होगा कि उसके लिए वैकल्पिक राजनीति की दिशा पटना गांधी मैदान से कल ताकत के आश्रय शुरू होगी। आइए आज गांधी मैदान को टटोलेंगे और अगले 1 घंटे तक टटोलेंगे। और इस टटोलने की परिस्थिति में क्या वाकई एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें यह महसूस होने लगता है कि राजनीतिक ताकत का मतलब यह होता है नेताओं का जमावड़ा, या जब सारे नेता एक साथ जुड़ जाते हैं तो दूसरी तरफ जिस पर वो वार कर रहे होते हैं वो मजबूत हो जाता है। और वो कौन सी स्थितियां हैं जिसमें हर किसी को लग रहा है कि वाकई पटना गांधी मैदान से इतिहास रचा जा सकता है। जरा रिपोर्ट देखिए। महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम, जयप्रकाश नारायण, इंदिरा गांधी जी। फहरिस्त काफी लंबी है। जब इसी गांधी मैदान से देश में अलग जगाने की सोची गई, आजादी से पहले महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद, तो आजादी से पहले और बाद में नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम, तो विभाजन के बाद सरदार पटेल, और सियासत साधने के लिए इंदिरा गांधी, तो राजनीतिक सत्ता में बदलाव के लिए जेपी यानी जयप्रकाश नारायण। इस दौर में कभी वीपी ने बफोर्स की आग जलाई, तो कभी चंद्रशेखर ने देश में खींची जाने वाली सांप्रदायिक और सामाजिक लकीरों से देश को चेताया, तो कभी वाजपेयी ने चुनावी शंखनाद कर बदलाव की सोची। सब कुछ गांधी मैदान में। कह सकते हैं राजनीतिक सपने ही नहीं बल्कि देश को अंधेरे में घिरते देखकर कई बार उजाले की राह पटना गांधी मैदान से बनाने की शुरुआत हुई, कोशिशें हुई। लेकिन पहली बार कल यानी 20 नवंबर को एक ऐसी राजनीतिक ताकत दिखाने की कोशिश पटना के गांधी मैदान से होगी जिसकी निगाहों में दिल्ली का तख्त होगा और निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। नहीं, ये तो सेरेमनी है, और देश में खास करके ये जो चुनाव था वो तो देश का चुनाव हो गया था, तो सब लोग जो है वो इस मुबारक मौके पर पहुंचेंगे। कह सकते हैं गांधी मैदान को सजाया तो बिहार के नए जनादेश की सरकार के लिए होगा, लेकिन उसकी निगाहों में दिल्ली की सत्ता को डिगाने के लिए ताकत का एहसास होगा। यह एहसास अपने 130 बरस के इतिहास में सबसे कमजोर कांग्रेस के लिए राजनीतिक जीवनदायिनी का काम करेगा। यह एहसास नरेंद्र मोदी के सामने राजनेता की शून्यता भरने के लिए नीतीश कुमार के मन में उम्मीद और भरोसा जगाएगा। यह एहसास विरासत की राजनीति को संभालने के मंत्र के तौर पर लालू प्रसाद यादव के जहन में गूंजेगा। यह एहसास ममता बनर्जी के शारदा घोटाले के डर को समाप्त कर राजनीतिक ताकत का एहसास कराएगा। यह एहसास मुलायम सिंह यादव की ऐतिहासिक भूल को भुलाने या यूपी की सत्ता को गंवाने के भय से अखिलेश यादव को उबार सकता है। यानी हर किसी के लिए गांधी मैदान से निकलता रास्ता, और केंद्र में नीतीश कुमार। एनडीए के नेता भी आ रहे हैं, यूपीए के नेता भी आ रहे हैं, और तटस्थ नेता भी आ रहे हैं। जो एनडीए में हैं उनमें से बादल साहब की पार्टी जो श्रोमणी अकाली दल है उससे लोग आ रहे हैं। इसमें शिवसेना भी आ रही है। इसमें जम्मू कश्मीर से फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब भी आ रहे हैं। उसमें आसाम से अजमल साहब भी आ रहे हैं। लेकिन गांधी मैदान का एहसास अगर किसी के लिए जीत के बाद भी सबसे मुश्किल दौर होगा तो वह दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल होंगे। यानी एक तरफ गांधी मैदान नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा होकर नीतीश कुमार को मोदी के सियासी विकल्प के तौर पर मान्यता दे सकता है, तो दूसरी तरफ गांधी मैदान की मजबूती के पीछे अभी तक खड़े रहे केजरीवाल की उस राजनीति का अंत कर सकता है जिसकी पीठ पर सवार होकर वो वैकल्पिक राजनीति की लकीर देश के मन में खींचने में सफल तो हुए, लेकिन दिल्ली की राजनीतिक सत्ता से बाहर निकल नहीं पाए।
यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि केजरीवाल को गांधी मैदान में सिर्फ नीतीश के साथ नहीं खड़े होना है, बल्कि उन सियासी धुरंधरों के साथ मंच बांटना है जिनकी राजनीति के खिलाफ केजरीवाल ने सियासत में कदम रखा। मुश्किल क्षण तो होगा केजरीवाल के लिए, लेकिन कुछ सवाल इसके आगे के हैं। क्या गांधी मैदान उस दिशा में बढ़ रहा है जहां पर 2014 में जो जनादेश इस देश ने दिया और पारंपरिक राजनीति पीछे छूट गई, गांधी मैदान की कल की ताकत दोबारा 2014 के पुरानी स्थितियों को लाकर सामने खड़ा कर देगी? रिपोर्ट देखें। स्वीप होगा, बिहार में स्वीप होगा, बीजेपी जीतेगी। खूब दौड़े हुए प्रधानमंत्री के आगे गए, पीछे गए, अमित शाह जी गए, बाकी लोग गए और स्वीप हुआ, मगर उनका नहीं, हमारा। राहुल गांधी के ये तेवर यूं ही नहीं है। दरअसल एक तरफ बीजेपी की बिहार में चुनावी हार है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में कल जुटने वाला वो कुनबा है जिसमें बीजेपी के सहयोगी दलों की शिरकत भी होगी। यानी राहुल गांधी को यह महसूस होने लगा है कि बीजेपी से चाहे बीजेपी के सहयोगी दल ना रूठे हों, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विरोध के स्वर अगर बीजेपी और उसके सहयोगियों के भीतर से ही उठ रहे हैं तो फिर कांग्रेस को सियासी जीवन जल्द ही मिल सकता है। इसीलिए राहुल गांधी बेखौफ होकर प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लेने से नहीं चूक रहे। अब आप सरकार में हो, 56 इंची छाती निकालो, एजेंसियां लगाओ मेरे पीछे और मुझे बंद करो अगर मैंने कुछ गलत किया है। और एक और बात सुन लो, मोदी जी एक और बात सुन लो, आरएसएस आप एक और बात सुन लो, मुझ में इतना भी डर नहीं है आपसे, इतना भी नहीं है। तो केंद्र में मोदी तो फिर निशाने पर भी बीजेपी नहीं, प्रधानमंत्री मोदी है। और प्रधानमंत्री मोदी को बीजेपी से अलग आंकते हुए सियासत का नया गठबंधन जिस तरीके से नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में नजर आने वाला है, उसमें हर कोई बिहार जनादेश तले अपने दामन के दाग को धोने ही निकला है। चाहे वो दिल्ली में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कुर्सी गंवा चुकी शीला दीक्षित हो, या फिर यूपीए सरकार के दौर में भ्रष्टाचार के आरोप झेलने वाले शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, या फिर यूपी में राजनीतिक सत्ता गंवाने के रास्ते चल पड़े अखिलेश यादव हो, या फिर झारखंड में विरोध की राजनीति करते हुए सत्ता गंवाने वाले बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन का एक साथ गांधी मैदान के मंच पर नजर आना हो। और इन सब के बीच दिल्ली के सीएम केजरीवाल की मौजूदगी झटके में उस राजनीति को हाशिए पर ढकेल देगी जो भ्रष्टाचार और कॉर्पोरेट लूट को मुद्दा बनाते हुए मनमोहन सरकार के दौर में शुरू हुई और दागदार लालू यादव तक के साथ बिहार चुनाव में खड़े होने से हिचकिचाती रही। यानी झटके में नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में कश्मीर से कन्याकुमारी और मुंबई से मणिपुर तक के राजनेताओं के जुटान के जरिए कई सवाल उभरेंगे, खास तौर पर 3 बड़े सवाल। पहला, 2014 के मोदी के जनादेश के खिलाफ एक दूसरे को मान्यता देने वाली स्थिति कल गांधी मैदान बना देगी। दूसरा, 2015 के दिल्ली जनादेश के जरिए वैकल्पिक राजनीति की खोज को भी गांधी मैदान कल खारिज कर देगा। और तीसरा, देश में 2014 के बाद पैदा हुए राजनीतिक शून्यता को भरने के लिए देश दोबारा 2014 के पहले की राजनीतिक दिशा को पकड़ लेगा। जी, यह सब इसलिए क्योंकि झटके में विकास शब्द पर देश का माहौल हावी हो चला है और निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी आ गए हैं। एक सवाल असहिष्णुता का। इस सवाल ने दरअसल विकास के चकाचौंध की पूरी लकीर को क्या धूमिल कर दिया है। यह सवाल इसलिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच से जब ये सवाल उठने लगे और वहां पर सवाल जवाब होने लगे तो पहला मौका ऐसा भी आया जब प्रधानमंत्री ने इकोनॉमिस्ट में लेख लिखा है। उसी इकोनॉमिस्ट में जिसके एडिटोरियल में पिछले हफ्ते इस बात का जिक्र किया गया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी चुप क्यों है। फिर सवाल है, उस वक्त बीजेपी कह रही थी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कुछ भी कहे, लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर उसमें आर्टिकल लिख रहे हैं तो मतलब क्या है। जिस इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने असहिष्णुता के मसले पर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया, मोदी की चुप्पी को खतरनाक माना, अब उसी इकोनॉमिक्स मैगजीन में नरेंद्र मोदी ने लेख लिखकर सहिष्णुता के मसले पर सफाई दी है। हालांकि पूरा लेख अभी सामने नहीं आया है, लेकिन इस लेख के कुछ हिस्से मैगजीन के पेरिस के रिपोर्टर ने ट्वीट किए।
भारत में जबरदस्त सामाजिक ताकत और बहुलतावाद है। भारत विविधताओं से भरा है। ये विविधता हमारा गर्व और शक्ति है। तो माना जा रहा है कि लेख के एक बड़े हिस्से में प्रधानमंत्री मोदी ने असहिष्णुता के मुद्दे पर बात रखी है। तो याद कीजिए 10 दिन पहले ही लंदन में प्रधानमंत्री मोदी को सफाई भी देनी पड़ी थी और अब लेख के जरिए सफाई दी गई है। एक बात हमारी रगों में है कि समाज के मूलभूत मूल्यों के खिलाफ किसी भी बात को भारत स्वीकार नहीं करता है। यानी इससे पहले विदेशी जमीन पर और अब विदेशी पत्रिका में लेख के जरिए अगर असहिष्णुता पर प्रधानमंत्री मोदी सफाई का रुख दे रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से मोदी अब कोई जोखिम लेना नहीं चाहते, यह भी साफ हो चला है। क्योंकि सरकार को विदेशी निवेश चाहिए और विदेशी निवेश के लिए बेहतर छवि जरूरी है। यूं इससे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी देश में असहिष्णुता के मसले पर मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए थे। उस वक्त बीजेपी के कई नेताओं ने न्यूयॉर्क टाइम्स की टिप्पणी को खारिज किया था। लेकिन नरेंद्र मोदी जिस तरह विदेशी दौरों पर विदेशी निवेश की कोशिशें कर रहे हैं, उसमें विदेशी मीडिया को खारिज अब नहीं किया जा सकता, ये अब अच्छी तरह वो मान भी रहे हैं। और फिर 2 दिन बाद ही मलेशिया और सिंगापुर के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी एशियान बैठक के लिए निकल रहे हैं और उसके बाद 30 नवंबर को जलवायु सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पेरिस भी जाना है। यानी हर विदेश यात्रा के दौरान अगर असहिष्णुता का मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी के सामने उठेगा तो उन्हें मुश्किल होगी। शायद इसीलिए अब प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ही सहारा लिया है। सवाल बिल्कुल साफ है, टकराव रुकेगा नहीं। टकराव नहीं रुकेगा तो सामने संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। शीतकालीन सत्र मान लिया जाए स्वाहा, क्योंकि हंगामा होगा। कांग्रेस का रास्ता दूसरा है। सरकार चाहती है कुछ मुद्दों पर सहमति हो, ठप्पे लगे, लेकिन देश किस दिशा में जा रहा है, जरा रिपोर्ट को देखिए। एक ही दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मनमोहन सिंह से लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और शकील अहमद जैसे कांग्रेसी नेताओं ने सीधा हमला किया तो मतलब साफ है कि सड़क से संसद तक कांग्रेस के निशाने पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यानी बेटी की शादी के कार्ड के बहाने जो मुलाकात वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राहुल गांधी से की जीएसटी को लेकर, उसका कोई मतलब बचा नहीं। और 26 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र को उन मुद्दों पर स्वाहा होना ही है जिसे मनमोहन सिंह से लेकर राहुल गांधी अलग अलग जगहों पर उठा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस की रणनीति साफ है, बहुमत वाली बीजेपी सरकार को लोकसभा में भी बैकफुट पर ढकेले रखना और उन मुद्दों के आसरे पीछे ढकेलना जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी अपनी ताकत बताते आए हैं। यानी जिस तरह विकास और चकाचौंध का नारा बुलंद किए मोदी आर्थिक नीतियों का डंका पीटते हैं, मनमोहन सिंह उन्हीं आर्थिक नीतियों को खारिज कर प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा करने से नहीं हिचकिचाते। We should today go and tell the country the harmful consequences of Modi government having done away with the planning commission. Today the economic policies of the country have no sense of direction. तो मोदी सरकार की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि संघ से जुड़े संगठन ये कहते हुए मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि वो यूपीए की ही आर्थिक नीतियों पर चल रही है, और मनमोहन सिंह दूसरी तरफ ये कहते हुए उन्हें खारिज कर रहे हैं कि मोदी की नीतियां दिशाहीन हैं। और मनमोहन का कहना इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अर्थव्यवस्था पर रायशुमारी के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद मनमोहन सिंह को अपने घर बुलाने से नहीं हिचकिचाए थे। यानी एक तरफ मनमोहन सिंह वर्ल्ड बैंक से लेकर रिजर्व बैंक और वित्त मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री रहते हुए आर्थिक नीतियों के होने या ना होने का मतलब बाखूबी समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, और दूसरी तरफ जनभावना को पकड़कर सियासत खेलना इस दौर में सोनिया और राहुल बाखूबी सीख चुके हैं। इसीलिए भूमि अधिग्रहण के मुद्दे के बाद असहिष्णुता का मुद्दा कांग्रेस को कुछ इस तरीके से मिला है जिसमें बिना कोई बड़ी मशक्कत किए सामाजिक भावनाओं को हवा वो दे सकती है, और मोदी सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी जवाब देना पड़ रहा है। इंतजार हो रहा है, लेकिन एक टकराव यही नहीं रुक रहा। एक टकराव सुप्रीम कोर्ट और सरकार में भी है। सुनवाई पूरी हुई कॉलेजियम को लेकर, क्या निकला, रिपोर्ट देखिए। ये पहली बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम व्यवस्था को बेहतर और पारदर्शी बनाने के लिए आम लोगों से भी सुझाव मांगे। 3500 से ज्यादा सुझाव आए। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के मौजूदा जजों ने भी इसमें सुझाव दिए। लेकिन आज सुनवाई के दौरान न्यायपालिका और सरकार के बीच तकरार एक बार फिर देखने को मिली,
जब सरकार ने कॉलेजियम व्यवस्था के तहत जजों की नियुक्ति प्रक्रिया का नया मसौदा तैयार करने से मना कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने सरकार की तरफ से कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि जो मसौदा तैयार होगा उस पर प्रधानमंत्री भी हस्ताक्षर करेंगे और सरकार नहीं चाहती कि ऐसे किसी मसौदे को न्यायपालिका जांचे परखे और फिर बदल दे। चीफ जस्टिस के साथ 2 मेंबर होते हैं सीनियर मोस्ट जजेस, उसके अलावा 2 और जजेस इंक्लूड कर लिए जाएं एमंग्स द माइनॉरिटीज, ओबीसी एंड शेड्यूल कास्ट। सुनवाई कर रही इसी संवैधानिक पीठ ने 16 अक्टूबर को जजों की नियुक्ति के लिए बने सरकार के नए कानून एनजेएसी को असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया था, लेकिन साथ ही ये भी माना था कि मौजूदा कॉलेजियम व्यवस्था को और बेहतर बनाने की जरूरत है। कॉलेजियम सिस्टम पर ऐतिहासिक सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और साथ ही साथ ये भी साफ कर दिया कि जब तक कोर्ट अपना फैसला नहीं सुनाती है, जजों की नियुक्ति मौजूदा कॉलेजियम सिस्टम के तहत ही होगी। अब देखना यही है कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला कब सुनाती है और कॉलेजियम सिस्टम में क्या कुछ बदलाव होते हैं। कैमरामैन अजय सिन्हा के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक।